नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज रहे हैं 9 और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर का स्पेशल शो दिल्ली वाला रेडियो टीवी। और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी सोनाली हमारे साथ मौजूद है। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के एक गजब कॉम्बिनेशन के साथ और अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जो आपको हर खबर हम सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी, दिल्ली की गलियों से लेकर दिल वालों की दिन भर की कहानी तक। क्योंकि दिल्ली वालों को अब दिल वाले भी कहते हैं। अब ऐसे में बात अगर करें तो खबर आपके मतलब की यहाँ पर आपको मिलेगी, तो कान खोलो, दिल लगाओ और जुड़ जाओ हमारे साथ, चूंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो सबसे पहले खबर आपके मतलब की आपको बता दें, दिल्ली वाले आप इस समय हमारे साथ जब जुड़ चुके हैं तो यहाँ पर सीधे तौर पर आपको ध्यान देने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके मतलब की खबर है। चूंकि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से होने वाला है मॉक ड्रिल। तो भाई, मॉक ड्रिल होने का मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई होगी या फिर युद्ध ही होगा। नहीं नहीं, ये मॉक ड्रिल आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 29 जुलाई से 1 अगस्त तक दिल्ली में देखने को मिलेगा। जी सही कहा आपने, मॉक ड्रिल ज़रूरी है और लोगों को तैयार करना भी ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा कि 29 जुलाई को मॉक ड्रिल होगा, तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को इस मॉक ड्रिल से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बिल्कुल। आज जब मैं ऑफिस आ रहा था सोनाली, तो मैंने देखा जिस तरीके से मॉक ड्रिल की तैयारियां हैं, तो मुझे लगा कहीं एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसी हरकत तो नहीं कर दी गई है कि एक बार फिर से हमें तैयार किया जा रहा हो। लेकिन आए तो पता चला कि ये मॉक ड्रिल किसी युद्ध के लिए नहीं है, किसी युद्ध के लिए तैयारी को लेकर नहीं, बल्कि मानसून की जो बारिश लगातार हो रही है, अब यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, भूकंप पिछले दिनों में हमने लगातार देखे हैं, तो ऐसी कंडीशन में लोगों को क्या करना है, किस तरीके, ये जो है वो तैयारी इसमें दिखाई जाएंगी। तो दिल्ली के सभी 11 जिलों समेत हरियाणा के 5 और साथ ही उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में होगा मॉक ड्रिल। मेगा मॉक ड्रिल इसका नाम है और साथ ही इसको कह रहे हैं सभी एक्सरसाइज सुरक्षा चक्र के नाम से आयोजन देखने को मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में हाल ही में अचानक कई बार भूकंप भी आए हैं। भूकंप के झटकों से आपके घरों के पंखे भी हिले होंगे और अब सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई सोनाली, क्योंकि इसके चलते अब एनडीएमए, अब भारतीय सेना, दिल्ली, हरियाणा और साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर सरकार जो है ये मॉक ड्रिल आज कंडक्ट कराएगी। तो ये मॉक ड्रिल बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि भाई साहब पिछले दिनों में हमने देखा कि दिल्ली में धरती कितनी बार हिलती नजर आई है। एक बार तो सोनाली, मैं खुद जब नहा के निकला उसके बाद इतनी तेज़ भूकंप आया, मुझे खुद घर की बिल्डिंग से बाहर निकल के खड़ा होना पड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि बिल्डिंग गिर जाए, क्योंकि भूकंप तेज़ था। तो इस तरीके के आयोजन बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो दिल्ली वालों आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर भूकंप आ जाए तो चुपचाप कानों तने उंगली दबाए सीधा या तो मेज़ के नीचे घुस जाइए भाई, या तो बिल्डिंग के बाहर निकल जाइए, क्योंकि ये आपकी जान बचा सकता है। अब अभ्यास करने की तैयारी यहां पर देखने को आज मिलेगी। तो इसके बारे में एनसीआर के नागरिकों को जानकारी देने के लिए सरकार की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी की गई। अब गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आप इस एडवाइजरी को एक्सेस कर सकते हैं। सोनाली, बात अगर करें तो ये मॉक ड्रिल है। दिल्ली में पिछले कुछ समय में हमने देखा भूकंप भी आए। अब पिछले 2 साल पहले हमने देखा कि किस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी। तो दिल्ली के लोगों को ये बताना तो जरूरी है ना कि भाई ऐसी अगर कंडीशन बनती है तो आप क्या कीजिए और क्या ना कीजिए, क्योंकि दिल्ली वाले लोग हड़बड़ा भी जाते हैं। जी, बहुत सही कहा आपने, दिल्ली वाले हड़बड़ा जाते हैं। बाढ़ की स्थिति भी पिछले 2 साल में बनी और इस बार भी स्थिति के वजह से प्रशासन अलर्ट पर भी है, बाढ़ प्रबंधन भी किए जा रहे हैं और ये मॉक ड्रिल बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से भूकंप भी आ रहे हैं और लोग इसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। और बात अगर करें यमुना के जलस्तर की, तो भाई साहब ये जान लीजिए कि यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के करीब जा पहुंचा। यानी कि हथनी कुंड बैराज से अगर थोड़ा सा पानी और छोड़ा गया तो आपके लिए स्मोक ड्रिल को करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपदा प्रबंधन अभ्यास में आपको ये बताया भी जाएगा अगर बाढ़ जैसी कंडीशन होती है तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 29 जुलाई से 1 अगस्त तक बड़े पैमाने पर यह किया जाएगा। तो इस अभ्यास में आपात वाहनों की आवाजाही समेत सायरन का इस्तेमाल भी होगा, क्योंकि अगर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार करता है तो लोगों को आगाह करना केवल खबरों के माध्यम से ही जरूरी नहीं है कि सायरन बजा के भी लोगों को इत्तला किया जा सकता है कि भाई साहब यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। अब बात अगर सोनाली करें तो तटीय इलाके जो यमुना नदी के हैं तो वहां पर लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पर बेसिकली ये जरूरी देखने को मिलेगा कि अगर यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है तो क्या करें क्या ना करें, क्योंकि लोग अपने घरों तक छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते
जाते हैं। तो इसके लिए अब सरकार का एक अच्छा कदम भी है और थोड़ा सा आपका एडवेंचर भी मॉक ड्रिल में आपको देखने को मिल जाएगा। नई नई गतिविधियां किस तरीके से जाएं, कहां से निकले, क्या करें और क्या ना करें। सोनाली, बिल्कुल सही कहा आपने। मॉक ड्रिल में लोगों को बहुत सारी जानकारियां दी जाएंगी और उनको चीज़ें सिखाई भी जाएंगी। चूंकि मानसून का समय है, पता नहीं कब बाढ़ आ जाए, और जो तटीय इलाके हैं, सही कहा आपने, वहां पर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अलर्ट रहें और प्रशासन उनको मतलब वक्त वक्त पर चीज़ें समझाएं ताकि वो इन चीज़ों से रूबरू रहें और जब भी ऐसा मौका आए, बाढ़ आए, तो वो सुरक्षित जगह पर और सुरक्षित इलाके में जा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो अगर आप अपने आसपास इस तरीके की कोई गतिविधि देखते हैं तो भाई घबराइएगा मत। ये कोई युद्ध की कंडीशन नहीं है। अब ऑपरेशन सिंदूर भले ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से अभी तो ऐसी कुछ हरकत नहीं की गई है, क्योंकि वो जानता है कि भारत अब की बार जो है वो छोड़ने वाला नहीं है। आक्रामकता के साथ भारत की पूरी तैयारियां। लेकिन जो दिल्ली में ये मॉक ड्रिल देखने को मिलेगा, जिसे लेकर हम आपको बता रहे हैं, ये केवल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली के आसपास, क्योंकि हमने देखा कि हरियाणा में, राजधानी दिल्ली में, एनसीआर में भूकंप के एपिसेंटर भी कई बार रहे हैं। 5 से 6 तीव्रता रिक्टर पैमाने पर जिनकी आंकी गई। और उसके बाद अब जब यमुना नदी जो है वो खतरे के निशान के आसपास जा पहुंची है, तो ये गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी कि ऐसी गतिविधियों में क्या करें, ऐसी परिस्थिति अगर बनती है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि राजधानी दिल्ली में जो लोग हैं उनके जीवन में कोई ना कोई समस्या हमेशा रहती है, चाहे बात ट्रैफिक जैम की कर ली जाए या फिर अब इस तरीके से यमुना के पानी से दो चार होने की कर ली जाए। और राजधानी दिल्ली में तो कंडीशन ये बन जाती है, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता नहीं कि राजधानी दिल्ली वाले अब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट होने की तैयारी कर लेते हैं। सोनाली, बिल्कुल सही कहा आपने। मॉनसून का समय है और जो लोग हैं और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, खतरे के निशान पर भी बताया जा रहा है, तो लोगों के लिए मॉक ड्रिल कहीं ना कहीं बेहद जरूरी होगा। सोनाली, आप मॉक ड्रिल के बारे में क्या कहेंगी? मतलब क्यों ज़रूरी है मॉक ड्रिल दिल्ली के लोगों के लिए? अब ऐसे में दिल्ली के लोगों को बताया जाता है, दिल्ली वाले का कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि अरे क्या ज़रूरत है, हमारी दिनचर्या आप ख़राब कर रहे हैं, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, बिना बात आप परेशानी करने में लगे। लेकिन ये ज़रूरी क्यों है? दिल्ली वालों को ये समझाना ज़रूरी क्यों है कि बाढ़ आगे की अगर कंडीशन बनती है तो आप क्या करें और क्या ना करें? देखिए, क्योंकि जब वो कोई घटना अचानक घटती है, जैसे कि अभी अगर यहाँ भूकंप आ जाए तो शायद बहुत सारे लोग होंगे, उनको पता नहीं होगा कि क्या करना है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है कि लोगों को पता रहे, क्योंकि हम घबरा जाते हैं और घबराहट में हम वो नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए। इसकी वजह से ये मॉक ड्रिल कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी है लोगों के लिए। बिल्कुल। अगर आप अपने आसपास मॉक ड्रिल की जो तैयारी है वो देखे तो घबराइएगा मत। ये युद्ध से निपटने के लिए नहीं, बल्कि आपदा से निपटने की तैयारी है मेरे दोस्त। तो चलिए इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं, तो दिल्ली के युवाओं के साथियों की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली वाले जो लोग हैं वो दिल वाले भी होते हैं। और जो दिल है, दिल का जब हम प्रयोग करते हैं कि दिल वाले, तो सबसे पहले युवा साथियों का नाम आता है, क्योंकि युवाओं का दिल कुछ ज़्यादा धड़कता है। सोनाली, बात अगर करें, अगर आपका अब स्कूल खत्म हो चुका है, कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, तो साहब आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आएँ। अब कॉलेज की तरफ बढ़ने का समय है और चाहते हैं कि JNU में साहब एडमिशन लेना है, क्योंकि JNU रहता है सुर्खियों में। और आप अगर इस संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस खबर को ध्यान से सुन लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए जरूरी है। तो भाई ध्यान दें, सुनिए खबर आपके लिए है। JNU की आधिकारिक सूचना के मुताबिक, जो ऑफिशियल वेबसाइट से हमें मिली है, 2 दिन पहले मेरिट सूची पहली जारी की गई थी। और भाई साहब, अगर इस लिस्ट में आपका नाम था तो 30 जुलाई से आपका एडमिशन और वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया वो शुरू हो रही है। इस लिस्ट को एक बार फिर से आप एक्सेस कर सकते हैं JNU की ऑफिशियल वेबसाइट से और अपना नाम देखिए। उसके बाद अगर आपका नाम इसमें है तो 30 जुलाई से आपकी एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी साथ साथ शुरू हो जाएगी। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, क्योंकि जब काउंसलिंग के लिए हम जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स बेहद परेशान करने का काम करते हैं। और हाँ, एक और बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अब JNU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ये भी देख लीजिएगा कि जो ये फिजिकल काउंसलिंग होगी, फिजिकल अटेंडेंस होगी, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके एज पर कोर्स लगने वाले हैं। उसके हिसाब से उसकी 4-5 फोटो को भी भाई अपने साथ रख लीजिएगा, क्योंकि JNU में एडमिशन का प्रोसेस बहुत रेगिस्तान में चलने के माफिक है कि कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, कभी ये डॉक्यूमेंट कभी वो डॉक्यूमेंट। तो अपने जितने डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि आपके एडमिशन में लगेंगे या फिर जिनकी डिमांड आपके संस्थान की तरफ से की गई है, तो उसकी कम से कम 4 से 5 फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की रखिए। चाहे आपकी वो बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर 10th का सर्टिफिकेट हो या 12वीं का सर्टिफिकेट हो, सबका जो है 3 से 4 फोटोकॉपी निकाल लीजिए। कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। सोनाली।
बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत सारे छात्र तो ऐसे हैं जो जेएनयू में जाना चाहते हैं और मेहनत भी करते हैं, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल अच्छे से सही से रखिए, चूँकि वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, और अगर आपके एक भी डॉक्यूमेंट छूट गए तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन जेएनयू में नहीं हो पाएगा। इसलिए वेरिफिकेशन बिल्कुल और बेहद जरूरी है। जेएनयू तो बात अगर करें तो जेएनयू तो कहीं का सपना भी होता है। अब बात अगर करें, क्योंकि युवाओं का एक सपना है कि भाई हम दिल्ली में रहते हैं तो जेएनयू में एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा संस्थान है जो सुर्खियों में रहता है और ऑन टॉप भी रहता है ना। और ये प्रक्रिया सीओपी कोर्स के लिए 4 अगस्त से शुरू होगी। आपको करना क्या है हम बताते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जेएनयू कैंपस आपको आना होगा साहब, और साथ ही साथ दाखिले की जो प्रक्रिया है वो पूरी करने के लिए तय प्रवेश शुल्क जो है वो आपको भरना पड़ेगा। यानी कि एक प्रवेश शुल्क जो एंट्री फीस होती है जो संस्थान की तरफ से तय है, वो आप देख सकते हैं जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो एंट्री फीस आपको पे करनी पड़ेगी। जो छात्र इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे तो उनके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि उनकी सीट आने वाली मेरिट लिस्ट में दूसरे उम्मीदवारों को दे दी जाएगी। तो सतर्क रहिए। अगर पहली मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है तो खबर जान लीजिए, अब 30 जुलाई से आपके एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होने वाला है। और एक और खबर बताएं, 1 अगस्त को दूसरी मेरिट लिस्ट जो है वो लगा दी जाएगी नोटिस बोर्ड पे। तो दूसरी मेरिट लिस्ट का जो इंतजार कर रहे हैं वो इस तारीख को नोट कर लें। 1 अगस्त को सुबह मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और साथ ही साथ सोनाली, हम देखते हैं जिनको पहली मेरिट लिस्ट का इंतजार होता है, अगर पहले मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की क्या जरूरत है, दूसरी भी पढ़ी है, तीसरी पढ़ी है, नाम आपका आ ही जाएगा। बस परसेंटेज बशर्ते आपकी अच्छी होनी चाहिए जेएनयू में। क्योंकि देखिए, जो भी जेएनयू में जाने की सोचता है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बेस होता है, उसकी परसेंटेज का, उसके मार्क्स ऑब्टेन का, है ना। तो पहली सूची के बाद जिन छात्रों का नाम नहीं आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरा मौका भी मौजूद है। और साथ ही 1 अगस्त को ये दूसरी मेरिट लिस्ट लगने वाली है। इस पे आप ध्यान जरूर रखिएगा कि 1 अगस्त 2025 को ये जारी की जाएगी। ऐसे में जिन छात्रों को अभी मौका नहीं मिला है वो अगली सूची का इंतजार भी कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात तो है नहीं। तो बात अगर कॉलेज की कर रहे हैं तो कॉलेज के दिनों की बात ना करें, ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि कॉलेज में इतनी फ्रीडम होती है बच्चों को अपनी पढ़ाई किस तरह से करनी है, कहीं आने जाने को लेकर कोई रोक टोक नहीं। बढ़ती उम्र और बेलगाम रफ्तार, ये कॉलेज का एक क्रेज बन चुका है। सोनाली, आप अपने कॉलेज का कुछ ऐसा साझा कीजिए जिससे जो अब बच्चे कॉलेज में जाएंगे उन्हें पता चले कि भाई कॉलेज का क्रेज किस तरीके से होता है और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। बिल्कुल बसंत, जब पहले हम स्टार्टिंग में कॉलेज जाते हैं तो पहले तो फ्रीडम होती है, क्योंकि क्लास 12th घर पे रहकर पढ़ाई करते हैं और क्लास 12th के बाद एकदम से बाहर निकलते हैं तो आज़ादी मिलती है, और उस आज़ादी में हम कुछ ऐसा भी कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इस बात का तो जो छात्र अभी बाहर निकल रहे हैं उनको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए बसंत, कि वो घर से बाहर निकले तो उस फ्रीडम का ज़्यादा फायदा ना उठाएं और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। मजे मस्ती तो करते ही रहते हैं लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान दें। मजा भी जरूरी है मुझे लगता है, क्योंकि देखिए आप 12वीं तक स्ट्रेस से निकल कर आए हैं। 12वीं की परीक्षा आपने दी होगी, माँ बाप का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, उसके बाद थोड़ा बहुत मौज मस्ती भी जरूरी होती है, क्योंकि लाइफ का जो एक पल है कॉलेज का वो अलग ही अंदाज होता है। नए दोस्त बनते हैं, आप एक नई लाइफ में एंटर करते हैं, कॉलेज की फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का माँ बाप विशेष ध्यान रखें कि अपने बच्चों को कॉलेज में भेजते समय सही और गलत की जानकारी ज़रूर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि टीचर उतना ख्याल बच्चों का न रखे। क्योंकि कॉलेज लाइफ देखिए ऐसी होती है साहब, कॉलेज लाइफ में किसी को किसी से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई पढ़े या लिखे, क्लास में आए या ना आए। तो आप माँ बाप हैं, आपके बच्चे अगर कॉलेज में जा रहे हैं तो अपने बच्चों को समझाइए ज़रूर कि किस तरीके से बिहेव किसके साथ करना है, और साथ ही साथ क्या उनके लिए अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव फेज होता है। नई नई फ्रीडम जब मिलती है, ये मन करता है कि बाइक पर टफरी मारने के लिए शाम को निकल जाएं या फिर थोड़ा टाइम पास के लिए इधर उधर घूम ले, वो तो एक आम बात है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चे जो हैं वो नशे के आदी हो जाते हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल बिल्कुल बसंत, सही कहा आपने। कॉलेज में आते ही बच्चों का सबसे पहला जो काम ये होता है कि भाई नशे करना है, ट्राई करना है, और ट्राई करते करते वो ट्राई का लत में तब्दील हो जाता है। ये ट्राई करने का जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा होता है कि एक बार तो जिंदगी में ट्राई करना है।
तो ट्राई आप कीजिए, आप जिम ज्वाइन कीजिए, आप हेल्थी फूड खाइए, आप अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, ये चीज़ें आप ट्राई कीजिए। और ट्राई नहीं, इन चीज़ों को अपना रूटीन बनाइए। लेकिन जो गलत चीज़ें हैं जैसे नशा है, अब कई बच्चे ऐसे हैं जो टफरीबाजी में स्मोक को करते हैं कि हमें एक बार ट्राई करना है, वो ट्राई बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि एक बार अगर आप ट्राई करेंगे तो देखिए जो मन है वो बार बार करेगा कि इस तरीके से हमें करना है। कोई आम बात है, कुछ होता नहीं है, सेहत पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, सभी करते हैं। आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, इन चीज़ों से बच के रहिए। एक नई ज़िंदगी में अगर आप प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि स्कूल से निकल के कॉलेज जा रहे हैं, तो क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या आपके लिए नुकसानदायक है, तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है तो अपने बच्चों के साथ बैठें और बताएं क्या कीजिए और क्या ना कीजिए। तो ये तो कॉलेज की बात रही, ये तो कॉलेज की बात हमने की। तो दिल्ली वालों की हम बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे लोगों की बात भी हम कर लेते हैं जो कि सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं और साथ ही कॉर्पोरेट की तरफ बढ़ते हैं। उनकी ज़िंदगी सुबह 9 बजे शुरू हो जाती है बाइक और गाड़ी के सेल्फ के साथ, और उसके बाद ऑफिस में जाने के बाद अपना 9 to 5 की जॉब, 9 to 6 की जॉब, उसके बाद घर वापसी। तो ट्रैफिक जैम को लेकर एक समस्या जो है वो बनी रहती है। दिल्ली वाले अब जाम से राहत पाने के लिए अब केवल प्रे करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि हमें जो है वो थोड़ी सी जाम से राहत मिल जाए। तो एक अपडेट आपको हम दे दें, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये बताया है, आपको बता दें कि अब जाम से राहत देने के लिए सरकार जो है वो मुनक नहर के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने जा रही है। अब ऐसे में बात अगर करें तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर कहा कि मुनक नहर के ऊपर जल्दी अब एलिवेटेड जो कॉरिडोर का काम है शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने मुनक नहर से जुड़ी एलिवेटेड सड़क परियोजना के बारे में कहा कि यह सड़क जो है वो इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक बनने वाली है। यानी कि अगर इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन का जो रोड है वहां से आपका आना जाना है तो आप एलिवेटेड रोड का जो प्रयोग है वो जल्दी कर पाएंगे, और साथ ही साथ दिल्ली बॉर्डर तक बनेगा ये एलिवेटेड रोड, और साथ ही आउटर और इनर रिंग रोड के बीच में एक कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। क्योंकि यहाँ पर आउटर रिंग रोड पर हम देखते हैं सोनाली की जैसे ही सुबह के 9 बजते हैं तो एक जाम की कंडीशन इस तरीके से देखने को मिलती है। लोग अंदाज़ा लगा के निकलते हैं कि 15 मिनट में ऑफिस पहुँच जाएंगे, लेकिन जब पहुँचते हैं, जब रेड लाइट सिग्नल हम देखते हैं तो वो 15 मिनट कब 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट में तब्दील हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और मानसून का वक्त है तो कब वो 10 मिनट 20 मिनट कब 1-1.5 घंटे में तब्दील हो जाता है, समझ नहीं आता है, और लोग कहीं ना कहीं अपने ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं। आज मेरे साथ यही देखने को मिला। मैं आज जब ऑफिस के लिए निकला तो मुझे भी अंदाज़ यही था कि 20 से 25 मिनट मुझे ऑफिस आने में लगते हैं सोनाली, अगर अमूमन बात करें। लेकिन आज मैं निकला, जाम मुझे इतना देखने को मिला यहाँ पर कि मैं ऑफिस से बात अगर करें तो 20 से 25 मिनट का समय मैं लेकर निकलता हूँ, लेकिन मुझे ये और उसमें 10 मिनट में जाम के लेकर निकलता हूँ सोनाली। जो मेन जो रास्ता है वो 10 से 12 मिनट का है, लेकिन मैं 10 मिनट जाम के निकाल कर चलता हूँ, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अगर आपको रहना है और साथ ही पर अगर आपको घर से ऑफिस के लिए निकलना है तो ऑब्वियस सी बात है आप जाम के लिए भी समय निकाल के चलते होंगे, क्योंकि ये दिल्ली वालों की जिंदगी का एक हिस्सा भी है। अब ऐसे में जो एलिवेटेड रोड की बात हमने बताई, अगर ये बन जाएगा तो इस बन जाने से अब ट्रैफिक की समस्या बेहद हद तक इस एरिया में कम हो जाएगी। साथ ही ये क्षेत्र अब दिल्ली के सबसे सुंदर इलाकों में भी गिना जाने लगेगा। ये बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। अब दिल्ली की सुंदरता को लेकर बात कर लें। दिल्ली देखिए एक जाहिर सी बात है, क्योंकि राजधानी हमारे देश के सुंदर तो है ही, लेकिन साफ सफाई का जो ख्याल अब रखा जा रहा है वो काबिल तारीफ, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार बनी है 27 साल का वनवास तो खत्म किया, दिल्ली की गंदगी को खत्म करने का काम भी लगातार चल रहा है। तो दूसरी तरफ ट्रैफिक जैम को लेकर बात अगर करें तो ट्रैफिक जैम का तो सोनाल राजधानी दिल्ली में हाल ये है कि अगर आप घर से निकलते हैं भाई साहब, और अगर आपको ITO से होकर जाना पड़ जाए, फिर मिंटो ब्रिज से अगर आपको गुजरना पड़ जाए, वहाँ पर ट्रैफिक जैम तो इतना देखने को मिलता है सोनाली की वहाँ पे आप कचौड़ी की प्लेट एक रास्ते में खा सकते हैं, इतना टाइम आपके पास होगा। आपके पास बहुत टाइम होगा, आप गाने सुन सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारा रेडियो टीवी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप घर से निकल रहे हैं साहब, और साथ ही दिल्ली वाला जो रेडियो टीवी हमारा है उसे ट्यून कीजिए, और साथ ही आपके ऑफिस तक का सफर कब तय हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। दिल्ली को लेकर जो अपडेट्स हैं बात स्टूडेंट्स को लेकर कर ली जाए, और जाम कहाँ कहाँ आपको मिलने वाला है, इससे लेकर तमाम अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, और साथ ही आपको एक खबरों का डोज मिल जाएगा। तो अगर दिल्ली के जाम के बारे में हम बात अगर करते हैं, जो कि अब हम कर रहे हैं, तो क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक जाम नहीं होता बल्कि जाम के अंदर ट्रैफिक होता है। अब बात अगर करें तो यहाँ के जाम के बात अगर की जाए तो वाहनों के जो हॉर्न होते हैं वो लगता है कि दिल्ली का वेलकम जो सॉन्ग बन चुके हैं, क्योंकि जब भी कोई अचानक दिल्ली में प्रवेश करता है किसी दूसरे राज्य से, जो उसका स्वागत होता है वो इसी वेलकम सॉन्ग के साथ होता है, तो वाहनों का हॉर्न दिखाई पड़ता है। अब ऐसे में आपने कभी सुना है हॉर्न? बहुत बार जब मैं ट्रैफिक में फंसती हूँ तो 1-1, 1.5 घंटे फंस जाती हूँ, और हर जगह सिर्फ
वाहनों की आवाज़ और जो हॉर्न है उसकी हॉकिंग सुनाई देती है और बहुत ज़्यादा कभी कभी परेशान भी हो जाती हूँ ट्रैफिक जाम में और इम्पेशेंट जिसे कहते हैं ना ट्रैफिक जाम में, बिल्कुल मैं इम्पेशेंट भी हो जाती हूँ कई बारी। बिल्कुल। अब ऐसे में एक बड़ी कलाकारी बाइक वालों की माननी पड़ेगी। अगर बाइक से जाते हैं साहब, आपको सलाम। आपकी कलाकारी वो पतली सी लाइन बनाकर साइड में चलना और सारी गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए आप बाईपास करते हुए निकल जाते हैं, आपको सलाम है। ऐसे में मेट्रो वालों को भी सलाम होना चाहिए, क्योंकि मेट्रो वाले 10-20 रुपए का अपना टिकट लेकर किस तरीके से ओवरकम करते हैं ट्रैफिक को। लाखों की गाड़ियों वाले सोचते हैं कि आज मेट्रो से ही निकल लेते तो सही था। और हाँ, आज मंडे है, आज अगर अभी तक आप नहीं अपने ऑफिस से निकले हैं, ऑफिस के लिए निकले हैं माफ कीजिएगा, तो 20 से 25 मिनट जाम के एक्स्ट्रा बढ़ाकर चलिए, क्योंकि आज मंडे है, हैवी रश आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात रही जाम की, ट्रैफिक की। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे तो बरखुरदार, अगर घर से गाड़ी स्टार्ट कर आप निकल चुके हैं, फिर निकलने वाले हैं और सोच रहे हैं कि गाड़ी में डलवाना है फ्यूल, पेट्रोल और डीजल, तो आप बिल्कुल सही जगह पर। एक नज़र पेट्रोल डीजल पर भी जान लीजिए। आज फिर से गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर पेट्रोल डीजल का भाव आप देख लीजिए, क्योंकि दिल्ली में आज पेट्रोल की औसत कीमत जो है वो 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर है और आज डीजल की जो कीमत है वो 87 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पर है। पिछले एक हफ्ते की बात अगर करें तो दिल्ली में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा नहीं हुआ, वो स्थिर है। लिहाजा अगर आप भी आज टंकी फुल कराने के बारे में सोच रहे हैं, भले ही अब रेट ना पड़े हों, लेकिन आपकी जेब पर ये महंगा ज़रूर पड़ने वाला है। क्योंकि आज मैं अपनी गाड़ी जब पेट्रोल पंप पर लगाई मैंने सोनाली, तो जाहिर सी बात है जब मैंने देखा कि 94 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल का दाम है, हालांकि पिछले कुछ समय में बढ़ा नहीं है, लेकिन जेब पर बोझ लगातार बढ़ रहा है पेट्रोल का। तो मैंने फुल टंकी नहीं कराई, केवल आधी कराई, क्योंकि आधी बाद में देखेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। कई बारी मैं भी जाती हूँ पेट्रोल पंप पे और दाम देख के ऐसा लगता है कि नहीं भाई, 1 लीटर की जगह पे आधा ही भरवा लूँ और कम से कम उपयोग करूँ पेट्रोल डीजल का, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करूँ। क्योंकि यहाँ पर जब तेल भरवाने के लिए जाते हैं तो सवाल सभी के मन में ये होता है कि क्या अब एक उल्टी गिनती भी शुरू होगी पेट्रोल डीजल के प्राइस की, क्योंकि लगातार जो पेट्रोल डीजल का दाम पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है वो इस तरह एक बार तो शतक तक पहुँच गया था। अब इंडिया टीम से कोई शतक लगाए ना लगाए, लेकिन यहाँ पर शतक पेट्रोल पंप पर लगातार देखने को मिला था। लेकिन अब तो 94 रुपये पर राजधानी दिल्ली में आकर अटका पेट्रोल का दाम। और तेल भरवाते समय एक तरफ आपको अगर टंकी फुल करानी है सोनाली, मुझे लगता है कि माफ कीजिएगा, एक बार आपको अपना बैलेंस जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पेटीएम में आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है। क्योंकि टंकी फुल कराने से पहले बैलेंस चेक करना बेहद जरूरी है साहब, क्योंकि पेट्रोल का मीटर जितनी गति के साथ भागेगा उतनी गति के साथ आपकी जो जेब है वो हल्की होनी शुरू हो जाएगी। तो अब तेल डलवाते डलवाते दिल्ली वालों का तेल अब निकलता हुआ भी नज़र आता है, क्योंकि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ चुके हैं। हालांकि आने वाले समय में त्योहारी सीज़न है और इंटरनेशनल मार्केट में अब जो क्रूड ऑयल है उसके दाम जो है वो $70 प्रति बैरल के आसपास है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ कटौती आपको देखने को मिल जाए। लेकिन अगर पेट्रोल डीजल डलवाने के बारे में सोच रहे हैं कि आने वाले समय में अगर सस्ता होगा तो राहत होगी, तो अभी फ़िलहाल डलवा लीजिए, क्योंकि इतना आप सोचेंगे इतना तो सस्ता होने वाला नहीं है साहब। तो अभी अगर आप सोच रहे हैं कि पेट्रोल डीजल डलवाना है तो डलवा लीजिए, क्योंकि अभी सस्ता होने में टाइम लगेगा। तो ये तो बात अगर हमने पेट्रोल पंप की तो इसके साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो आने वाले समय में पेट्रोल के दामों में राहत मिल सकती है और आने वाले समय में डीजल के दामों में भी राहत मिल सकती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। पेट्रोल डीजल के दाम हमने आपको बता दिए। तो अब दिल्ली वालों एक बात और ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। दिल्ली में मौसम का मिजाज आज बड़ा रोमांटिक है। बादल आज पूरा दिन छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होगी या नहीं इसके बारे में अगर हम कह देंगे तो वो मजाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि कल भी बारिश की उम्मीद राजधानी दिल्ली में थी, लेकिन इतनी बारिश हुई नहीं जिसकी उम्मीद थी। कहीं छिटपुट बारिश अगर इंदिरापुरम में हुई हो तो हुई हो, अदरवाइज अगर बात करें आज के समय में और पिछले कुछ 2-3 दिनों में तो सोनाली देखने को मिला है। अगर आप मौसम प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो आपका मजाक भी बन सकता है कि आपने तो ये कहा था लेकिन हुआ तो है नहीं। तो इसलिए एक विनती आपसे हमारी है और एक एडवाइस आप इसे कह लीजिए कि छाता लेकर निकलिए साहब, क्योंकि ये धूप का साथी भी है और बारिश का भी। तो आजकल के मौसम को लेकर देखकर ये लगता है कि जैसे मानसून और गर्मी जो है वो बारी बारी से लुका छुपी का खेल खेल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा आज भी जब हम ऑफिस आ रहे थे सोनाली, तो किस तरीके से बादल छाए हुए थे, कभी धूप और कभी बादल। यही सिलसिला पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं। दिन में बेतहाशा गर्मी और उसके बाद बारिश का मौसम बनता है, उसके बाद सूर्य भगवान दस्तक देते हैं। सही कह रहे हैं बसंत, कभी ऐसा लगता है बस बारिश होने ही वाली है और दूसरे पल में धूप दिखाई देता है। तो मौसम का मिजाज कब और कैसे बदल जाता है समझ नहीं आता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि छाता रखना अपने पास तो बिल्कुल भी ना भूले। धूप में भी काम
आ जाएगी और साथ ही साथ बारिश होगी तो वहाँ भी छाता काम आपके आ जाएगी। तो अब आपको बताते हैं सोने और चांदी की कीमत, क्योंकि सोने चांदी का आने वाले समय में सीजन आ रहा है, शादियों का मौसम है और साथ ही सोने चांदी की जो अब खरीदारी है वो अब अभी से होने लगी है, मैं तो कहूँगा, क्योंकि सोने चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। अब बाजार में आज भी सोने चांदी की जो चमक है वो भले ही तेज हो, लेकिन दाम जो है वो थोड़े राहत देते हुए जरूर नजर आए हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने का दाम है 97,511 रुपए प्रति 10 ग्राम, प्रति 10 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं, 97,511 रुपए प्रति 10 ग्राम, जिसमें अब 500 रुपए की गिरावट देखी गई है। कल की बात अगर करें तो गृहिणियां अगर कोई सोने की अंगूठी या फिर सोने की चैन बनाने के बारे में सोच रही हैं तो 500 रुपए की बचत आपकी हो सकती है। तो जाइए ज्वेलरी शॉप पे और शॉपिंग करनी शुरू कर दीजिए। बिल्कुल सही। शादियों का सीजन अब जल्द ही आने वाला है तो लोगों ने शॉपिंग करना कहीं ना कहीं शुरू भी कर दिया होगा, तो ये बहुत अच्छी खबर है, आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। हाँ, और आज अगर बात सोने की है तो सोने चांदी की कीमतों की अगर जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात मन में रहती है कि हमारे अकाउंटों में बैंक बैलेंस कितना है, क्योंकि यहाँ पर ग्राम के हिसाब से 10 ग्राम अगर सोना 1 लाख रुपए के आसपास जाए तो भाई साहब आपको एक ग्राम के बारे में लगाना पड़ता है हिसाब की 10,000 20,000 रुपये में 2 ग्राम। तो ज्वेलरी की दुकान पर जब या कोई भी ज्वेलरी खरीदने के लिए हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मन में आता है कि 5 ग्राम की है तो ये आपको 55,000 रुपये की पड़े, 1 ग्राम आप कम कर दीजिए उसमें सीधा 10,000 रुपये की बचत। तो इस तरीके से जो है जो गृहिणियाँ हैं, जो लोग हैं जो सोना चांदी बनवाने के लिए जाते हैं तो वो इस तरीके से कटौती करते हैं कि 1 ग्राम कम कर दीजिए, थोड़ा पैसा ज़्यादा बच जाएगा। तो चांदी की जो कीमत है वो 1,18,000 रुपये प्रति किलो पर आज रहने वाली है। बात अगर करें तो ये सोने चांदी के दाम हमने आपको बताए। तो इस तरीके के तमाम अपडेट्स आपको एक अलग और अनोखे अंदाज में मिलते रहेंगे। दिल्ली से जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे क्योंकि ये आपका अपना शो दिल्ली वाला रेडियो टीवी। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहें जी दिल्ली से। नमस्कार।